हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 51। गाइस, इस सीरीज पर मैंने काफी दिनों से काम नहीं किया था और उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग सीक्रेट रेल्म में पहुंच गया, जहां पर उसका मुकाबला नाइन हेवंस डाव पैलेस के कई सारे वॉरियर्स के साथ हो गया। साथ ही एफिंग ने यून के फादर को भी ढूंढ लिया, मगर वो नाइन हेवंस के कंट्रोल में थे, जिस वजह से एफिंग को उनके साथ फाइट करनी पड़ती है। मगर एफिंग ने उनकी मैजिकल चेन्स को तोड़कर उन्हें नाइन हेवंस के कंट्रोल से आजाद कर दिया। साथ ही एफिंग को ये भी पता चला कि नाइन हेवंस के लोगों ने किंग बीस्ट को ट्रैप किया है। उस बीस्ट को अपने वश में करना चाहते थे, मगर एफिंग उन्हें रोक लेता है। उन लोगों में नाइन हेवंस की क्वीन भी शामिल थी और तभी वो बीस्ट आजाद हो गया। उसने बाहर आते ही क्वीन के साथ साथ उसके चमचों को भी खत्म कर दिया था। अब आगे तो हम देखते कि किंग बीस्ट ने एफिंग पर अटैक कर दिया, जिसे एफिंग लाइट ऑफ ब्लड लाइन का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उस बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए एफिंग यून और उसके फादर को पीछे ढकेलते हुए अकेले उस पावरफुल बीस्ट का मुकाबला करना शुरू कर देता है। एफिंग ने उस बीस्ट के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये देखकर उसके माइंड स्पेस में रहने वाली यू चेन उसकी तारीफ कर रही थी। एफिंग कह रहा था कि मुझे पता है तुम बेवजह कभी मेरी तारीफ नहीं करती, तुम चाहती हो कि मैं इस बीस्ट को मार के उसका नॉलेज सीड तुम्हें दे दूं। इधर उस बीस्ट ने एफिंग पर एक और पावरफुल अटैक कर दिया था और उसे काउंटर करने के लिए एफिंग इमॉर्टल सोड एनर्जी का यूज करता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। मगर वो भी स्पेस पोर्टल ओपन करना जानता था, इसलिए वो एफिंग के ठीक पीछे ही पोर्टल को ओपन कर देता है। अब एफिंग इस अटैक में घायल हो सकता था, लेकिन तभी उस बीस्ट पर हमला हो जाता है। दरअसल टियान ने समय रहते उसे बचा लिया। इधर वो बीस्ट दोबारा से उठ जाता है, उसकी पावर सब और थोड़ी सी बढ़ गई थी। मगर तभी यूचेन एफिंग को बताती है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी पावर्स देती हूँ, जिसके बाद एफिंग की बॉडी से अजीब सी ऑरा रिलीज हो रही थी। इधर किंग बीस्ट ने कई सारे स्पेस क्रैक ओपन किए ताकि वो एफिंग को आसानी से मार पाए, लेकिन एफिंग भी कुछ कम नहीं था। वो हवा में फ्लोट करते हुए 3 एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देता है। उसने उन सारे क्रैक्स में थंडर की पावर डाल दी थी, जिससे वहाँ पर थंडर का एक बॉल बन गया था और फिर उसी के ब्लास्ट होने की वजह से वो बीस्ट मारा जाता है। दरअसल यहाँ पर एफिंग ने उसी बीस्ट की टेक्निक का यूज करके उसे ही खत्म कर दिया था। अभी सभी लोग उस बीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। इन सभी की नजर उस बीस्ट के माथे पर लगे हुए नॉलेज सीड पर थी और तभी टिया ने एफिंग पर स्नीक अटैक कर देता है, मगर एफिंग ने एक ही झटके में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहते हैं होली सन अब नौटंकी बहुत हो चुकी। दरअसल टिया नाइन हेवंस डाव पैलेस का बंदा था और वो कई सालों से इन लोगों की आंखों में धूल झोंकता आया था। अब एफिंग उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें फाइट करनी है या फिर हार मानते हो, जिस पर वो कह रहा था कि सीड ऑफ नॉलेज को हासिल करने के लिए मैं थोड़ी देर तो तुम्हारे साथ खेल ही सकता हूँ। जिसके बाद ये तीनों भी उस पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, मगर तभी नाइन हेवंस की क्वीन बीच में आ गई। एफिंग देखता है कि अरे ये तो अभी भी जिंदा है। अब क्वीन ने आते ही उस सीड को हासिल कर लिया। वो सीड ऑफ नॉलेज की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी, जिससे उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं और ये देखकर यून ने तुरंत ही उस पर फ्लोइंग क्लाउड से अटैक कर दिया। मगर अब क्वीन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिस वजह से उस सीड ऑफ नॉलेज का यूज करते हुए इन तीनों पर अटैक कर देती है। उसके हाथ बेलों जैसे हो गए थे, मगर फिर कुछ अलग हो गया। वो बेले मरे हुए लोगों के साथ क्वीन को भी जकड़ना शुरू कर देती है। टियान तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि क्वीन इस सीड ऑफ नॉलेज को हैंडल नहीं कर पाएगी। तब तक सीड ऑफ नॉलेज ने उन सभी मरे हुए लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया। टियान कह रहा था कि आखिरकार ये सीड मेरा होगा। अब टियान और चीफ दोनों भी उसे हासिल करने के लिए जंप लगाते हैं, मगर फाइनली एफिंग ने ही बाजी मार ली। टियान कहते हो मैं तो भूल ही गया था कि एफिंग के पास स्पेस की पावर है। खैर एफिंग सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम अपने करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कुछ प्लान करके रखा था। और अब उसके इशारा करते ही शुआन यू को वहाँ पर लाया जाता है। दरअसल टियान ने उसे बंदी बनाया था। वो कहता है एफिंग अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो मैं इस लड़की को मरवा दूंगा, इसलिए भला इसी में है कि वो सीड ऑफ नॉलेज मेरे हवाले कर दो। तो एफिंग उस सीड को हवा में उछाल देता है, लेकिन जैसे टियान ने उस सीड को टच किया वो बहुत दूर फेंका जाता है। टियान कह रहा था कि मुझे पता है एफिंग तुमने इसके साथ कोई ना कोई छेड़खानी की है, तो अब उस सीड को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए एफिंग ने उसके दोनों चमचों को खत्म करके शुआन यू को बचा लिया। शुआन उससे कह रही थी कि मास्टर हमारा ट्रेजर उस बंदे के पास है, तो एफिंग कहता है परेशान मत हो, मैं इसे वापस हासिल कर लूंगा। तभी टियान उसे बताता है कि एफिंग अब तो ये पॉसिबल नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पर कुछ
इंस्क्रिप्शन डाल दिए हैं। अगर तुमने इसे हासिल करने की कोशिश की तो ये सीड एक्सप्लोड हो जाएगा। जिस पर एफिंग कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कोई हरकत करोगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी उस पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था। जिसके बाद एफिंग सीड ऑफ नॉलेज को हासिल कर लेता है और ये देखकर टियान ने अपनी फ्लेट बजाकर ब्लडी डैगर से इन लोगों पर अटैक कर दिया। मगर एफिंग उसके सारे अटैक को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर चुका था। टियान कहते वाकई तुम में दम है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी इस मूव को झेल पाओगे। जिसके बाद वो सीक्रेट रेल में लगाए हुए सभी फ्लैग्स के जरिए स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एफिंग कह रहा था कि मानना पड़ेगा, इस बार तुमने काफी अच्छी चाल खेली। तुमने पहले ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को जमा करके रख दिया था। अब टिया ने तुरंत ही फॉर्मलेस ब्लड कर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन गया था। एफिंग अपनी पास का यूज करके उस फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा था। टियान कहता है पता नहीं कब तक तुम इसे रोक पाओगे। इस फॉर्मेशन में सीक्रेट रेल्म की सारी स्पिरिचुअल पावर स्टोर्ड है, जो बड़ी देर तक चलती रहेगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो सीड मेरे हवाले कर दो। मगर एफिंग कहते हैं भाई तुझे मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सप्लाई रोक रहा हूँ। जिसके बाद वो ड्रैगन एम्परर की सोल पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। उससे वो फॉर्मेशन एक ही सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो गया। ये देखकर टियान काफी ज्यादा हैरान था। एफिंग बताता है कि तुम स्पेस पावर की मदद से एनर्जी को यहाँ ला रहे थे और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद वो टियान की धुलाई करना शुरू कर देता है। एफिंग के पंचे से टियान पूरा लाल लाल हो गया था। वो कहता है एफिंग तुमने मेरी कई सालों की मेहनत को एक ही झटके में बर्बाद कर दिया। जिस पर वो कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, वैसे भी 9 हेवंस तुम्हें अपना मेंबर नहीं मानती। जिस पर वो कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसलिए तुम्हें भी पावरफुल बनना चाहता था ताकि 9 हेवंस से बदला ले पाऊं। मगर वो तो बस एफिंग को बातों में उलझाकर अपना एक हिडन फॉर्मेशन ओपन कर रहा था। साथ ही उसने यून पर भी हमला कर दिया ताकि एफिंग का ध्यान बट जाए। और होता भी ऐसे ही, यून को बचाने के चक्कर में टियान एफिंग के हाथ से निकल गया और अब अचानक से वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, क्योंकि वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने की वजह से सीक्रेट रेल्म तबाही की कगार पर थी। तो ये लोग स्पेस पावर का यूज करते हुए जैसे तैसे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिस पेड़ के अंदर सीक्रेट रेल्म थी वो भी अब वहाँ से चली जाती है। इधर टियान अपने घर पहुँच चुका था। उसके फॉस्टर पूछते कि बच्चे तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? तो बताता है कि एफिंग के साथ मेरी फाइट हुई थी, मगर उसने मुझे घायल करके उस सीड ऑफ नॉलेज छीन लिया। जिस पर उसके फॉस्टर कहते कि चलो कोई नहीं, तुम ठीक हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। अब तुम जाके आराम करो। टियान की जाते ही सीड को लाने का काम उसकी बहन को दिया जाता है और उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि यून थी। इधर एफिंग की बहादुरी से खुश होकर लियान पवेलियन के मास्टर उसे वॉर चिप की पोजीशन ऑफर करते हैं। एफिंग कह रहा था कि सीनियर मैंने आपसे कब कहा कि मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। जिस पर वो कहते कि एफिंग ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है, मारे और यून के बीच में चक्कर चल रहा। मैंने तो डिसाइड किया है कि जल्दी से तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और दहेज में तुम्हें वही सीड ऑफ नॉलेज मिल जाएगी। मगर शादी का नाम सुनते एफिंग उनसे दूर हट जाता है। वो कह रहा था कि मुझे एक जरूरी बात याद आई, पहला मैं उसे रिजॉल्व कर लूं, फिर आगे का देखा जाएगा। वही दूसरी तरफ लिन सीक्रेट चेम्बर में पहुंच गई थी। वो जल्दी से जाकर सीड वाले बॉक्स को ओपन करती है, मगर वो तो खाली था। तभी एफिंग उससे कहता है कि आज मैं यहाँ का वॉर चिप बना, मगर तुम तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। जिस पर यून बताती है कि मैं तो बस सीड पर पहरा देने यहाँ आई थी ताकि ये किसी गलत हाथों में ना जा पाए। मगर वो सीड तो एफिंग के पास था। वो कहते अरे तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। और वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है, तुम अपने लोगों का बहुत ध्यान रखती हो, आगे चलकर तुम एक अच्छी बीवी और माँ साबित होगी। अब वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो यून डर के मारे पीछे हट रही थी। वो कहती कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? जिस पर एफिंग कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, वेल तुम्हारे फादर हमारी शादी कराने वाले हैं। ये सुन के वो थोड़ी सी शॉक हो गई थी। एफिंग कहता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? जिसके बाद एफिंग उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर यून ने तुरंत ही उसे अपने से दूर कर दिया। एफिंग कहता है असली यून कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती। जिस पर वो लड़की कह रही थी कि मुझे तो यून का बाप भी पहचान नहीं पाया, मगर तुमने पहचान लिया कि मैं रियल यून नहीं हूँ। तो बताओ ये बात तुम कब से जानते हो? जिस पर एफिंग कहता है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, लोगों की पल्स पढ़ सकता हूँ, भले ही तुमने उसका रूप धारण किया हो, मगर बॉडी तो तुम्हारी है। सीक्रेट रेल्म में ही मैं तुम्हारा इराद जान गया था। तो बंदी कहती कि शायद इसी वजह से तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे और फिर तुमने सीड को यहाँ रख दिया, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। जिस पर एफिंग कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम तो सब जानती हो। अब वो लड़की इमोशनल होकर कह रही थी कि पता नहीं
हम दुश्मन क्यों है। जिसके बाद वो एफिंग पर अटैक कर वहाँ से भाग निकलती है, मगर जाते वक्त उसने एफिंग को बता दिया था कि रियल यून को उसने बैक माउंटेन में छुपा के रखा है। साथ ही वो अपना नाम शाओ बता देती है। तो एफिंग कहता है कि नाम तो काफी अच्छा है तुम्हारा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुआन पहुँच गई थी। वो कहती मास्टर आप तो बहुत स्मार्ट हो यार, आपने तुरंत ही उसे पहचान लिया। मगर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर वो आपको पुश नहीं करती तो क्या आप उसे किस कर देते, बताओ बताओ। मगर एफिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद हम उसी नकली यून यानी कि शाओ को देखते हैं, जो रिवर में अपने फेस को छूकर कह रही थी कि एफिंग क्या तुम सच में मुझे किस करने वाले थे। और तभी टियान वहाँ पर आ गया था। वो कहते शाओ तुम्हें क्या हो गया, मैंने तुम्हें इतना डिस्टर्ब पहले कभी नहीं देखा था। जिस पर वो बताती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मगर टियान को पता था कि वो परेशान है। वो कहता है तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जिसके बाद उसे अपने रियल फॉर्म में आने के लिए बता देता है। और यहाँ पर हम शाओ का असली चेहरा देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हसीन थी। वही दूसरी तरफ हमें एक सीक्रेट जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर 9 हेवंस का लॉर्ड सीक्रेट रेल्म के बीच का ब्लड रिफाइन कर रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि सीड ऑफ नॉलेज एफिंग के हाथ लग चुका है। ये सुनकर लॉर्ड बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है एफिंग बहुत स्मार्ट है, लेकिन सीड के लिए हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हमारे पास आएगा। वही दूसरी तरफ एफिंग बैक माउंटेन में जाके उनको बचा लेता है। वो सोच रहा था कि सीक्रेट रेल्म में जब ये सीड एक्टिवेट हुआ तब इसने उस सारी चीजें खा ली जो इसके कांटेक्ट में आई थी। मेरे ख्याल से प्रिंसेस लूसी के पॉइजन को भी खा सकता है। जिसके बाद ये लोग जंगल में ही स्टे करते हैं। शुआन कह रही थी कि मास्टर रास्ते में हमारी मुलाकात कई सारे बीस्ट से हो गई, और देखो उन्हीं की बदौलत हमारे खाने का भी इंतजाम हो गया। अब एफिंग उस सीड को एक्सेस करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक बीस्ट पहुँच जाता है। शुआन कहती ये देखो और खाना आ गया। अब उसने तुरंत ही उस बीस्ट को आइस पावर से खत्म कर दिया, मगर वो बीस्ट मरा ही नहीं था। अब वो इन लोगों पर हमला कर पाई, इससे पहले एफिंग ने इटर्नल फ्लेम्स का यूज करके उसे फिनिश कर दिया। शुआन एफिंग से कह रही थी कह रहे ये आपने क्या कर दिया, आपने तो खाने को बर्बाद किया। तब तक यूजिन माइंड स्पेस से बाहर आ जाती है। वो एफिंग को बता रही थी कि जैसे सोड की सोल होती है वैसे इस सीड की भी स्पिरिट है, और वही इन बीस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। जिसके बाद वो वापस से माइंड स्पेस में चली गई। एफिंग कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, अब हमने वापस जाना चाहिए। तो ये लोग प्रिंसेस लूसी और होंगलियन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एफिंग गॉडलॉक सोल को एक्टिवेट करके प्रिंसेस को हील करने की कोशिश करता है। साथ ही उसने सीड को भी बाहर निकाल लिया था, मगर वो सीड प्रिंसेस को छोड़ के एफिंग को ऑब्जर्व करने निकल पड़ता है। तो एफिंग उसे बताता है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि प्रिंसेस के पॉइजन को एब्जॉर्ब करना होगा। तो वो सीड लूसी को टच करने की कोशिश करता है, मगर कोल्ड पॉइजन को देख के तो वो सीड भी डर गया था। इधर यूजिन हंसते हुए कह रही थी कि एफिंग तुमने जानबूझकर उस बच्चे को डरा दिया, इसलिए एफिंग उसके पास आ गया। वो कह रहा था कि बताओ सीड का यूज कैसे करना है। जिस पर यूजिन इमोशनल ड्रामे करते हुए बता रही थी कि मैं तो एक अबला नारी हूँ जिसके पास तो खुद की बॉडी भी नहीं, भला मुझे इन चीजों के बारे में कैसे पता रहेगा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुम्हें सब पता है, बस इस बार मेरी मदद करो, अगर प्रिंसेस लूसी ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसमें यूजिन भी मान गई थी। वो कहती कि सीड ऑफ नॉलेज एकदम बच्चे जैसा है, जैसे बच्चों को हम चॉकलेट्स देकर उनसे अपनी बातें मनवाते हैं, वैसे सीड को स्पिरिचुअल पावर चाहिए, अगर तुमने उसे वो दे दी तो तुम्हारी बात मानेगा। तो एफिंग तुरंत ही उस सीड को अपनी स्पिरिचुअल पावर दे देता है, और अब उस सीड ने भी प्रिंसेस की कोल्ड पॉइजन को तुरंत ही हटा दिया था। यून बता रही थी कि अब हमने लूसी की स्पिरिट को वापस से उसकी बॉडी में डालना चाहिए। इधर नॉलेज सीड को एक बार फिर से भूख लग गई, तो वो एफिंग की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर एफिंग ने उसे दूर हटा दिया। तो वो सीड सीधा जाकर प्रिंसेस की स्पिरिट से चिपक जाता है। सीड ऑफ नॉलेज उसकी बची कुछ एनर्जी से अपना पेट भर रहा था, तो एफिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सीड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, इसलिए ये सभी लोग एफिंग की मदद करने लगते हैं। तब तक एम्परर किन भी रोस्टेड मीट लेके वहाँ पर पहुँच गए थे। वो सोचते कि अब सब लोग मिलके खाना खाएंगे, मगर यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो भी एफिंग की मदद करना शुरू कर देता है। हालांकि उस सीड ने तो एफिंग को भी जकड़ लिया था। यूजिन बता रही थी कि तुम्हें रुकना होगा, नहीं तो ये सीड तुम्हें भी खा लेगा। जिस पर एफिंग कहता है कि ये फैसला तो मेरे हाथ में है कि मैं इसके हाथों मरना चाहता हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद एफिंग ने यूजिन को वापस से माइंड स्पेस में भेज दिया ताकि वो उसे डिस्टर्ब न कर पाए। वो देखती कि एफिंग ने उसी की पावर्स को एक्सेस करके उस सीड पर अटैक कर खुद को बचा लिया। साथ ही वो प्रिंसेस की सोल को भी उसकी बॉडी में वापस डाल देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि एफिंग ने फाइनली प्रिंसेस की पॉइजन को क्योर करके उसे बचा लिया। थोड़ी देर में उसे होश जाता है, मगर वो एफिंग को पहचान नहीं पा रही थी। हालांकि उसने यून को तो पहचान लिया, और वो यून को अपने
मास्टर बोल रही थी। वो कहती कि मास्टर ये सब लोग कौन है और ये लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। दरअसल सीड ऑफ नॉलेज की वजह से वो अपनी सारी मेमोरीज खो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। अब वो उनसे मिलने जाने ही वाली थी, लेकिन यून उसे रोक लेती है। एफिंग कह रहा था कि बेहतर होगा कि हम प्रिंसेस को लुयान पवेलियन लेके जाएं। तो कहती हाँ, वहाँ के केक्स तो बहुत मस्त बनते हैं। बाद में वो एफिंग से कह रही थी, क्यों, मैं तो आपको जानती हूँ। अब ये सुनकर एफिंग बहुत ज्यादा खुश हो गया, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि लूसी उससे कह रही थी कि आप तो मेरे अंकल यान हो। और ये सुनकर बेचारे एफिंग का दिल टूट गया। आपकी ही गर्लफ्रेंड आपको अंकल बुलाने लगी तो कैसा फील होगा, ये आप लोग इमेजिन तो कर ही सकते हो। और वैसी ही हालत एफिंग की थी। और अब हमें स्पिरिचुअल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा स्पिरिचुअल स्टोन लेके भाग रहा था और युवान पैलेस का डिसाइपल उसे हासिल करने के लिए उसका पीछा करता है। उसका नाम लियाओ था। लियाओ उस बंदे पर अटैक कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दिया है, चलो अब मैं तुम्हें भी उन्हीं के पास भेज देता हूँ। अब वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी लियाओ पर ही अटैक हो गया। दरअसल ये अटैक जियांग ने किया था और इसे लिंगशु फेरी के नाम से भी जाना जाता है। लियाओ जियांग से कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर करो, तो जियांग ने उसे अपनी एनर्जी से 2-4 चाटे लगा दिए। वो कह रही थी कि एक तो तुम बेवजह इस बंदे को पीट रहे हो और ऊपर से जबान लड़ा रहे। लियाओ ने उसकी सोट देख के ही पहचान लिया, कह रही ये तो लिंगशु फेरी है, तो तुरंत ही उससे माफी मांगता है। इधर जियांग अपनी सोट निकालते हुए कह रही थी कि तुमने मामूली से स्पिरिचुअल स्टोन के लिए इस बंदे को जान से मारने की कोशिश की, तो तुरंत ही उसके सामने सिर पटक पटक के माफी मांगने लगता है। वो कह रहा था कि मैं दोबारा से ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसलिए जियांग अपनी सोट मैन में रखते हुए वहाँ से वापस जा रही थी, मगर तभी लुयाओ के साथी वहाँ पर आ जाते हैं। तो लुयाओ को औकात पर आने में ज्यादा देर नहीं लगती, वो सीधे जियांग पर पाम अटैक करने चला गया, मगर जियांग तुरंत ही उसे दूर ढकेल देती है। वो कह रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तो बस यूं ही तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए माफी मांग रहा था। और अब उसके जूनियर्स जियांग को घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुयान पवेलियन में एफिंग नॉलेज सीड को अपनी डा ऑफ एनर्जी से कंट्रोल कर चुका था, लेकिन अभी भी लूसी की मेमोरीज वापस नहीं आई। इनफैक्ट वो खुद को छोटी बच्ची समझ रही थी। वो तो सीधे एफिंग के गले लग जाती है। वो कह रही थी कि अंकल मास्टर मुझे जबरदस्ती कल्टीवेट करने बोल रही। दरअसल यून उसकी मास्टर थी। तो लूसी एफिंग से कहती कि प्लीज आप ही इनसे बात कर लो, ये तो मुझे खेलने भी नहीं दे रही और दिन भर मुझ पे नजर रखती है, बस बार बार सिर्फ कल्टीवेशन करने बता रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बोर होके ही मारी जाऊंगी। बेचारा एफिंग सोच रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। इधर यून उसे केक खाने का लालच देने लगती है, तो लूसी एफिंग के पीछे छुप के बता रही थी कि मुझे नहीं खाना केक, मेरे को तो बाहर खेलने जाना है। तब तक वहाँ पर होंगलियान और शियान भी पहुँच गए। वो कह रही थी कि हमें जंगल में जाकर शिकार करना है, ताकि फिर हम उसे अच्छे से रोस्ट करके मजे से डिनर कर पाए। तो एफिंग कहता है ठीक है, अगर सबको बाहर जाना ही है तो हम सब साथ जाएंगे। लेकिन यून लूसी को भेजना नहीं चाहती थी, तो एफिंग उसका हाथ पकड़ के कह रहा था कि अगर हमने उसे खुश किया तो शायद उसकी मेमोरीज वापस आएगी। मगर यून अपना हाथ छुड़वाते हुए कह रही थी कि तुम उससे ज्यादा दिनों तक सच नहीं छुपा सकते, आज नहीं तो कल उसे बताना ही होगा कि उसके पेरेंट्स अब जिंदा नहीं है। तो एफिंग उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कह रहा था कि तुम तो मुझे अपना एंसेस्टर बुलाती थी, फिर अब मेरी बात क्यों नहीं मान रही। एफिंग तो सीधा उसे पटाने की फिराक में था, मगर तभी लूसी उसकी हरकतें देखकर कह रही थी कि शायद आप लोग फाइट करने वाले हो, मुझे भी आपके साथ खेलने दो। ये सुनकर यून तुरंत ही एफिंग को दूर पुश कर देती है, जिसके बाद वो भी इनके साथ घूमने के लिए राजी हो गई। मगर वो एफिंग को बता रही थी कि मैं बस लूसी के लिए आ रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। वही दूसरी तरफ जियांग लुयाओ के चमचों के साथ फाइट करने में बिजी थी। अब 1 बाय 1 उन सभी की बॉडी में कुछ नीडल्स लगा देती है। वहीं पर जो स्पिरिचुअल स्टोन पड़ा हुआ था वो इवल एनर्जी को फ्लो करना शुरू कर देता है, मगर जियांग का तो उस पर ध्यान ही नहीं था। इधर लुया और उसके साथी एक जगह पर रुक गए थे, क्योंकि जियांग ने उन्हें सीलिंग नीडल से ट्रैप किया। अब वो पूरे एक दिन के बाद ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकते थे, लेकिन थोड़ी देर में उस स्पिरिचुअल स्टोन इन सभी लोगों को अपने वश में कर लेता है। उन पर लगी हुई नीडल्स भी अपने आप निकल चुकी थी। अब वो सभी लोग एक साथ मिलकर जियांग पर अटैक कर देते हैं, मगर जियांग ने उन सभी के अटैक को आइस शील्ड का यूज करके रोक दिया था। वो दूसरा बंदा जिसे जियांग ने बचाया था वो भी अब पजेस होकर जियांग पर ही हमला कर देता है। जियांग को पता था कि अगर ये लोग ऐसे ही पजेस रहे तो थोड़ी देर में एक्सप्लोड हो जाएंगे, और तभी एफिंग ने फ्राइटनिंग शैडो का यूज करते हुए वहाँ पर एंट्री मार दी। उसने उन सभी पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा दिया था। जियांग उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और तुमने इन लोगों को खत्म क्यों किया, मैं उन्हें बचा सकती
सकती थी, मगर वो लोग अभी तक मरे नहीं थे। अब एफिंग जियांग को अपनी बाहों में लेके दूर चला जाता है। वो कह रहा था कि तुम चाहकर भी उन्हें बचा नहीं सकती, और अब वो सारे लोग एक्सप्लोड होके खत्म हो जाते हैं। तब तक शियान्यू वहाँ पर पहुँच गई। दरअसल जियांग उसकी 7th मास्टर थी। अब वो उसके गले मिलने चली जाती है, मगर मास्टर ने तो सीधा उसे मरोड़ना शुरू कर दिया था। वो कहती कि तुम इतने दिनों से गायब हो और मेरे मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो शियान्यू कहती, हाँ मास्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार मुझे कहीं भी जाना हो तो मैं आपको बता के जाऊंगी। अब शियान उसे बता रही थी कि अभी अभी आपको जिसने बचाया वो मेरा लिटिल मास्टर है और बहुत ही अमेजिंग है। तो जियांग उससे कह रही थी कि वो बंदा मुझे सही नहीं लगता, तुमने उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मगर शियान्यू तो एफिंग के बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए वो दोबारा से एफिंग के पास पहुंच जाती है। मगर जियांग तो उसे एफिंग से दूर करने में लगी हुई थी। इधर एफिंग कह रहा था कि ये स्टोन कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, जिसके बाद उसे हवा में उछाल देता है। वो इन सबको संभाल के रहने के लिए बता रहा था। तो जियांग तुरंत ही शियान्यू को अपने बाहों में ले लेती है, मगर वो स्टोन तो एक्सप्लोड ही नहीं हुआ, क्योंकि एफिंग जियांग के मजे ले रहा था। अब एफिंग कहता है कि ये स्पिरिचुअल स्टोन मेरा हुआ। तभी उसे महसूस होता है कि नॉलेज सीड उस स्टोन की वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यूचिन एफिंग को बताती है कि शायद यहाँ और भी गॉडली आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। तो एफिंग कहते हैं, हाँ, मगर ये स्पिरिचुअल स्टोन माउंटेन में क्या कर रहा है वही मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर यूचिन बताती है कि नॉलेज सीड ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मेमोरीज को इरेज किया है, लेकिन दूसरा एक आर्टिफैक्ट उसकी मेमोरीज को वापस भी ला सकता है, और मेरे ख्याल से वो इसी जंगल में होगा। इसलिए एफिंग डिसाइड करता है कि वो स्पिरिचुअल माउंटेन को और एक्सप्लोर करेगा। अब वो ल्यूसी की जिम्मेदारी उन पर सौंप देता है। ल्यूसी कह रही थी कि अंकल जल्दी से वापस आना, हमें फिर डिनर पार्टी भी करनी है। तो अब एफिंग होंगलियन को लेकर माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। शियान्यू भी उसके साथ जाना चाहती थी, मगर उसकी मास्टर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कह रही थी कि तुम अब मेरे साथ चुपचाप घर चलोगी। वो कहती, मास्टर देखिए वो कौन आ रहा है, और फिर वो उसका ध्यान भटका के सीधा वहाँ से भाग जाती है। और अब हमें लिंगशान पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइपल अपनी पूरी ताकत लगा के एक स्पिरिचुअल स्टोन को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो स्पिरिचुअल पावर का यूज करके तो उसे उठा नहीं पाया, इसलिए वो हाथों का ही यूज करता है, और थोड़ी देर में वो स्टोन ऊपर उठ गया, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उस स्टोन को ब्रोकन माउंटेन सेक का बंदा वांग लियो कंट्रोल कर रहा था। अब ये लोग उससे कह रहे थे कि इस स्टोन को छोड़ दो, ये हमारा है। जिस पर वांग लियो कहता है कि ठीक है ना, अब तुम दूसरा ढूंढ लेना, क्योंकि इसे तो मैं ले जा रहा। इसलिए उन दोनों डिसाइपल ने वांग लियो पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर वांग लियो उन सभी को डच करते हुए बस एक ही काउंटर मूव का यूज करता है। अब तब तक उसी इलाके में एफिंग भी पहुंच गया था। होंगलियन कह रही थी, मास्टर देखो लोग फ्लाई कर रहे हैं, और अब उनके सामने 2 लाशें आके गिर जाती हैं। एफिंग बता रहा था कि इन पर कोई भी इंजुरी नहीं, यानी कि इन्हें किसी स्पेशल टेक्निक का यूज करके खत्म किया गया है। जियांग तो ये सुनकर डर गई थी। वो कहती, शुयान ये जगह खतरनाक है, चलो हमने यहाँ से वापस जाना चाहिए। मगर शुयान तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे बता रही थी कि लिटिल मास्टर एफिंग हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसलिए मैं तो उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। साथ ही एफिंग भी जियांग से कह रहा था कि अगर तुम्हारी इतनी फट रही है तो वापस चली जाओ, हमने थोड़ी ना तुम्हें यहाँ बुलाया था। अब जियांग तो वापस जाना चाहती थी, मगर उसे अकेले जाने में भी डर लगता है, इसलिए उसने एफिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ये लोग दूसरे लोकेशन पर पहुंच गए। वहाँ पर भी इन्हें कुछ लाशें मिलती है। एफिंग उस डेड बॉडी को चेक करता है। दरअसल उस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी ने ड्रेन किया था। साथ ही वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स भी थे, जिसे चेक करके एफिंग बता रहा था कि ये तो किसी छोटे बच्चे का काम है। अब इन लोगों को उस जंगल के कोने कोने से लाशें मिल रही थी, और हर जगह वही फुटप्रिंट्स थे, जिस वजह से जियांग तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो शुयान से कहती कि मेरे साथ वापस चलो, जिस पर एफिंग कहता है कि अरे देखो तुम्हारे पीछे कौन है। तो जियांग ने तुरंत ही उस दिशा में हमला कर दिया, लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। अब एफिंग कहता है कि यार तुमने कई दफा साबित कर दिया कि तुम एक नंबर की डरपोक हो, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन जियांग तो शुयान के बिना वापस नहीं जाना चाहती थी। तो अब ये लोग जंगल के एंड तक आ गए। वो जगह अचानक से कोल्ड हो गई थी, तो एफिंग समझ गया कि वो उस लोकेशन के पास पहुंच चुका है। साथ ही यूचेन भी उसे बता रही थी कि इस जगह से मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। जिसके बाद ये लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी, तो एफिंग उस पे अपना फॉर्मेशन सेटअप कर देता है ताकि वहाँ मौजूद हिडन डोर ओपन हो जाए, मगर वहाँ तो कुछ भी असर नहीं हुआ। इसलिए जियांग उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो एफिंग कहते हैं, हाँ हाँ तुम मुझे चिढ़ा सकती हो, मगर पहला ये तो देखो। दरअसल उस पूरे इलाके में फॉर्मेशंस बिछे हुए थे, और एफिंग इन लोगों को उन फॉर्मेशन से बचाता आ रहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जंगल में मौजूद लाशों में इनकी लाशें भी शामिल हो जाती, और अब उन
उनके सामने एक बहुत बड़ा डोर आ जाता है। एफिंग कह रहा था कि यार इन लोगों को तो पता ही नहीं कि जीनियस एफिंग यहाँ पर आ चुका है। इन्होंने तो डोर ओपन करके मेरा स्वागत करना चाहिए था। तो अब वो उस पर एक जोरदार पंच मार के उसे ओपन कर देता है, जिससे वो पूरा फॉरेस्ट शेक हो रहा था। इधर वांग लियो भी समझ गया था कि उसके पहले ही किसी ने केव का डोर ओपन किया है, तो जल्दी से उसी की तरफ भागने लगता है। उसी केव के एक चेम्बर में एक बच्ची सोई हुई थी, जो कि अब अवेकन हो जाती है। इस बच्ची का नाम लिनशाओ है। अब उसके पास एक खरगोश आ गया था, तो उसके साथ खेलने लगती है, मगर वो जैसी अपनी जगह से उठी वो खरगोश जल के राख हो गया, यानी कि उसे वहाँ पर किसी ने कैद करके रखा था। वहीं पर एशरॉक वैली में दो वॉरियर्स फाइट कर रहे थे, मगर अचानक से वो दोनों भी जल के राख हो गए। उनके ट्रेजर वहीं पर गिरे हुए थे, तो लिनशाओ चट्टानों से बाहर निकल कर उन्हें उठा लेती है, जिसके बाद वो कुछ डॉल्स कार्व करती है। अब ये क्या है वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। उसी एरिया में एफिंग अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। होंग लियान कह रही थी कि यहाँ पर तो कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ क्यों आए। साथ ही जियांग भी एफिंग पर चिल्ला रही थी कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं तो बता दो, फालतू में टाइम पास मत करो। और अब वहाँ पर एक घोस्ट क्रिएट हो जाता है। ये वही बंदा था जो थोड़ी देर पहले आग में जल के मर गया। अब जियांग तो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर वो दोबारा से क्रिएट हो गया था, जिसके बाद वो जियांग पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले एफिंग उसे निपटा देता है। मगर थोड़ी देर में इन्हें पता चला कि वो घोस्ट तो किसी भी चीज से मारा नहीं जा रहा, और अब तो वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो घोस्ट पहुँच गए। तो एफिंग फाइनली इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए उन दोनों को जला देता है। वो कह रहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसे इटर्नल फ्लेम जला न पाए। जियांग भी एफिंग के पास इटर्नल फ्लेम के पावर्स देखकर शॉक हो गई थी, और तभी वहाँ की चट्टान एक सर्कल बना लेती है, जिसमें सभी लोग ट्रैप हो गए। इनफैक्ट जियांग जब इस सर्कल को तोड़ने गई तब वो चट्टान उसकी मून सोड को भी निगल लेती है। अब ये लोग उस चट्टान को ब्रेक तो करते हैं, मगर उसमें वो सोड नहीं थी। एफिंग कह रहा था कि शायद हमारा दुश्मन छुपकर हमला करना और चोरी करना बहुत पसंद करता है। दरअसल वो मून सोड लिनशाओ के पास थी, और उसने जो काविंग बनाई थी वो इसी के जरिए इन सबको कंट्रोल भी कर सकती थी। अब एफिंग ने तो उसे चोर बोला था, इसलिए वो गुस्से में आकर उस पूरी जगह में आग लगा देती है, मगर शुआन ने आइस पावर का यूज करते हुए उस आग को बुझा दिया। इसलिए लिनशाओ जमीन से अपना हाथ बाहर निकाल कर शुआन को गिरा देती है। साथ ही उसने शुआन का फैन भी चुरा लिया था। ये देखकर तो शुआन उस पे बहुत चिढ़ गई थी, और लिनशाओ को भी उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा था। एफिंग कह रहा था कि जो कोई भी है उसे ट्रेजर बहुत पसंद है, तो हम उसे सारा ट्रेजर दे देंगे। शुआन समझ गई थी कि इसमें एफिंग की कोई चाल होगी, तो तुरंत ही अपना स्टोरेज बैग निकाल लेती है। तब तक एफिंग ने वहाँ पर एक मैजिकल बॉल का यूज किया, जिसे लिनशाओ ने थोड़ी देर तक क्लियरली ना देख पाए, और फिर शुआन वहाँ से गुजरते हुए एक एक ट्रेजर फेंकना शुरू कर देती है। लिनशाओ ने पटापट उठा रही थी, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतनी सारी चीजें फेंक क्यों रहे हैं। तब तक शुआन ने 7 स्टार पगोड़ा भी फेंक दिया, तो लिनशाओ तुरंत ही उसे उठा लेती है, मगर उसके हाथ लगाते ही वो ट्रैप हो गई थी। इधर वान लियो भी उसी केव के पास पहुंच गया था, जहाँ पर ये सब लोग मौजूद हैं। लिनशाओ के पास इनके सारे ट्रेजर्स जमा थे, मगर अब वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि एफिंग ने उसे हेवनली रोप से टाई कर दिया था। अब शुआन उससे अपना सारा ट्रेजर छीन लेती है, जो देखकर लिनशाओ कह रही थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बड़े भाई ने बताया है मैं जो भी चीज देखूं वो मेरी होगी। मगर एफिंग ने उसे उल्टा टांग दिया। वो उससे कह रहा था कि इस पूरे जंगल में कई सारे लोग मरे पड़े हैं, तुम्हें ने उनको मार डाला। जिस पर लिनशाओ बता रही थी कि बड़े भाई ने बोला था कि वो सब बुरे लोग हैं, और बुरे लोगों को तो मौत मिलनी चाहिए। इसलिए एफिंग गुस्से में उसे एक चमाट लगा देता है। वो लड़की कह रही थी कि अगर तुमने मुझे एक बार और मारा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। इसलिए एफिंग उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वो इटर्नल फ्लेम बाहर निकाल कर कहता है कि अगर तुमने आज के बाद चोरी की तो मैं तुम्हें इसी आग में भून के खा लूंगा। ये देखकर जियांग एफिंग पर भड़क गई थी। वो कहती है कि तुम एक छोटी बच्ची को इस तरह डरा नहीं सकते, और तभी इन पर ढेर सारे पत्थरों से हमला हो जाता है, मगर एफिंग उन्हें ची पावर का यूज करके काट रहा था। दरअसल ये अटैक वांग लियो ने किया था। अब वो लिनशाओ को आजाद करके अपने साथ ले जाने लगता है, मगर तभी एफिंग ने उस पर स्लैश अटैक कर दिया। हालांकि इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वांग की बॉडी बहुत ज्यादा टफ थी। साथ ही उसने एफिंग के सामने पत्थरों की दीवार बना दी, तो एफिंग दीवार को तोड़ते हुए उसे फॉलो करने लगता है। इधर लिनशाओ वांग को थपड़े मार मार के उसकी चंगुल से छूट गई थी। वो उसे टेढ़ा मुंह दिखाकर वहाँ से भागने लगती है, तो वांग सोल कैप्चरिंग टैलिस्मान का यूज करते हुए उसे बेहोश कर देता है। तब तक एफिंग भी वहाँ पर पहुँच चुका था, तो वांग ने उस पर पंच से अटैक कर दिया, मगर एफिंग उसे दूर पुश कर देता है। वांग हैरान था कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी जियांग भी वांग पर लोटस स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, मगर वांग के हाथों पर जो आर्मर था वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब
अब वांग लियो और जियांग की फाइट में वांग उस पर भारी पड़ गया था, मगर तब ये फिंग उसके अटैक को रोक देता है। वांग उसे बता रहा था कि वो बच्ची मेरे सेक्ट से बिलोंग करती है, इसीलिए मुझे उसे यहाँ से ले जाना ही होगा। तो एफिंग कहते भाई तेरे पास तो ढंग का यूनिफॉर्म भी नहीं है और तू तो सेक्ट की बातें कर रहा, मेरे ख्याल से तू एक कंगाल सेक्ट का डिसाइपल है, अगर वो बच्ची तेरे साथ चली गई तो अभी भिखारी बन जाएगी। ये सुनकर वांग एफिंग पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देता है। तो एफिंग उसे छोड़ लुनशाओ की तरफ चला गया और जियांग वांग को संभाल रही थी और इसी दरमियान गलती से वांग का एक अटैक लिनशाओ पर होने वाला था। एफिंग उस अटैक से खुद ही घायल होकर लिनशाओ की जान बचा लेता है। लिनशाओ ये देखकर हैरान थी, इस बंदे ने मेरी जान बचाई। अब एफिंग उसे प्यार से समझा रहा था कि यहीं पर रुकना ओके, वरना तुम्हें तो पता है कि मेरे पास इटर्नल फ्लेम है। तब तक वांग एफिंग पर पंच से हमला कर देता है, मगर एफिंग डाओ एलिमेंटर पियर्सर्स का यूज करते हुए वांग पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसे उसने शील्ड से रोकने की कोशिश की, मगर उसकी शील्ड ब्रेक हो जाती है और इसी दरमियान वांग एस्केप पोर्टल का यूज करके वहाँ से भाग गया। अब एफिंग लिनशाओ को चेक करता है, उसमें कोई सोल या पल्स नहीं थी, साथ ही उसकी बॉडी से स्ट्रेंज ऑरा रिलीज हो रही थी। तो एफिंग समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब उसने तुरंत ही शाओ के माइंड से उस टैलिस्मान को निकाल लिया जिसे वांग ने प्लेस किया था। लिनशाओ कह रही थी कि तुम मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करते हो, आप तो मेरे बड़े भाई से भी अच्छे हो। तो शुआन उससे पूछ रही थी कि क्या वांग लियो ही तुम्हारा बड़ा भाई है? तो कहती ना, वो मेरा भाई नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं। मगर तभी अचानक से उसकी आंखें व्हाइट हो गई। एफिंग उसे चेक करने गया तो लिनशाओ उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखकर एफिंग समझ गया कि इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। इधर लिनशाओ अचानक से हवा में फ्लोट करने लगती है और इन सभी की स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी में एंटर कर रही थी, जिससे शाओ को बहुत ज्यादा पेन होने लगती है। इसलिए एफिंग मिस्टिकल पर्ल का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिससे इन लोगों की पावर्स ड्रेन होना बंद हो गई। एफिंग अपनी डाउची पावर का यूज करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे समझ आया कि इस बंदी ने जितनी भी पावर्स को एब्जॉर्ब किया था वो किसी और ने उसकी बॉडी से निकाल ली और अब वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो के लिनशाओ उसमें गायब हो गई। ये लोग कह रहे थे कि हमें लिनशाओ को बचाना होगा और एफिंग भी यही चाहता था, इसीलिए वो मिस्टीरियस डिवाइन पर्ल का यूज करके एक पोर्टल ओपन कर देता है और इधर लिनशाओ डेप्थ ऑफ सोलनेस में पहुंच गई। वो बता रही थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा, तो उसका सो कॉल्ड बड़ा भाई उससे कह रहा था कि ये सब थोड़े टाइम बाद खत्म होगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। शाओ उसे ढूंढ रही थी कि तभी वो देखती कि दो बंदे एक बड़े सेल के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि एफिंग के लिए सेल सही रहेगा। शाओ उनकी बातें गौर से सुन रही थी और तभी उन लोगों को लिनशाओ के प्रेजेंस का एहसास हो गया, इसलिए उस पर तुरंत ही हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर एफिंग लिनशाओ को ही ढूंढ रहा था कि तभी इन पर हमला हो गया, मगर एफिंग ने इटर्नल फ्लेम का यूज करके उस पर्सन को जला दिया, मगर उस शैडो की पावर बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो दोबारा से रीजनरेट हो गया। वो शुआन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एफिंग डाओ पियर्सर का यूज करके उसे खत्म कर देता है और अब एफिंग उन्हीं शैडोज के साथ फाइट कर रहा था कि तभी वो पूरी जगह ब्रेक होकर ये लोग माउंटेन मेंशन की तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। उस जगह पर कई सारे हड्डियों के ढांचे थे जो ये साबित करते थे कि वो जगह बहुत ज्यादा डरावनी है और अब वहाँ पर भी एशेस से कुछ घोस्ट क्रिएट हो गए। तो ये सभी लोग उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, मगर वो घोस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने जियांग को भी इंजर्ड कर दिया था, हालांकि एफिंग ने उसे बचा लिया। अब वो फ्लेम ऑफ स्काई ब्लेज को एक्टिवेट करते हुए उनके एशेस के साथ कनेक्शन को ब्रेक कर देता है और फिर एफिंग ने डाओ पियर्सर का यूज करके किलिंग स्प्री शुरू कर दी। उन घोस्ट को खत्म करके समझ गया था कि ये लोग डाओ ऑफ एलिमेंट से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब एफिंग अपने बाकी साथियों से कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा, मगर उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। अब होंगलैंड टोरेंशियल डाउन पावर का यूज करते हुए वहाँ के दरवाजे को ओपन कर देती है, जिसके बाद ये लोग माउंटेन मेंशन के चौथे फ्लोर पर पहुँच गए और तभी उनके सामने लिनशाओ गिरने ही वाली थी, मगर एफिंग उसे पकड़ लेता है। वो देखता है कि लिनशाओ अभी भी किसी के कंट्रोल में है, तो एफिंग उसके माइंड स्पेस में पहुँच गया। वो देखता है कि लिनशाओ को 9 हेवंस के लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। उन्होंने उसे केज में डालकर रिफाइन किया ताकि वो आराम से उनके हाथों की कठपुतली बन जाए। अब एफिंग को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो रोते हुए पूछ रही थी कि सीनियर मैंने ऐसा क्या गलत किया जो ये लोग मुझे इतना टॉर्चर करते हैं। और तभी वहाँ पर उसका सो कॉल्ड बड़ा भाई कौवा लेके पहुँच जाता है, इसलिए एफिंग को वहाँ से बाहर आना पड़ा। वही दूसरी तरफ वांग लियो भी उसी केव के पास पहुँच गया था, मगर तभी उस पर यूकिन नाम का बंदा हमला कर देता है। उन दोनों में तगड़ी फाइट हो रही थी। यूकिन ने वांग लियो पर मल्टीपल अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इधर लिनशाओ भी होश में आ चुकी थी। जियांग उसे बताती है कि अब कोई तुम्हें टॉर्चर नहीं कर पाएगा, तुम अब सेफ हो, मगर लिनशाओ एफिंग से
कह रही थी कि सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाओ वरना वो आपको खत्म कर देगा। मगर ये लोग जाने से मना कर देते हैं। अब एफिंग ने 5वीं मंजिल का डोर ओपन कर दिया और यहीं पर वांगली और यूकिन की लड़ाई चल रही थी। यूकिन वांगलियो पर भारी पड़ गया था। वो कहता है कि तुम्हारा सेक्टर बर्बाद हो चुका है, भला अब तुम उनके लिए फाइट क्यों कर रहे हो। और अब उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी उस पर इमॉर्टल सोड एनर्जी से अटैक हो गया। वे लेफिंग वहाँ पर आ गया था। यूकिन कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ चले आए, वैसे भी मैं इस बंदे के साथ फाइट करके पक गया था, तुम्हारे साथ तो थोड़ा सा मजा आएगा। अब वांगली और एफिंग मिलकर उसका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। यूकिन पोर्टल ओपन कर के उस पर स्नीक अटैक कर रहा था, मगर एफिंग उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल 9 हेवंस के लोग एफिंग को चालबाजी से यहाँ तक लेके आए थे ताकि वो उसे खत्म कर पाए। तब तक एफिंग की बाकी की टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। इधर एफिंग ने यूकिन पर पावरफुल अटैक कर तो दिया था, मगर वो उससे बचती हुई सीधा लिन शाओ को कैप्चर कर लेता है। तो एफिंग उसके आसपास डाओ की एनर्जी फैला देता है। जियांग उसे बता रही थी कि इसमें वो बच्ची भी घायल हो सकती है, मगर एफिंग ने अपनी नई टेक्निक डाओ युवान ओजी का यूज करते हुए यूकिन पर कई सारे अटैक कर दिए। एफिंग का निशाना इतना एक्यूरेट था कि लिन शाओ को एक भी वेपन हिट नहीं होता। अब यूकिन टेढ़ा मेढ़ा होके नीचे गिर गया, उसका काम तो वहीं पर तमाम हो गया था। और इधर लिन शाओ को जियांग ने कैच कर लिया। एफिंग सबको बता रहा था कि इस लड़की में कोई पल्स नहीं, मगर फिर भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। इट मींस कि एक मैजिकल वेपन स्पिरिट है और इसे ही सोलनेस कहा जाता है। और तभी लिन शाओ दोबारा से कंट्रोल में चली गई। एफिंग उसे एक फॉर्मेशन के जरिए बचा रहा था, मगर उसकी तरकीब फेल हो जाती है और लिन शाओ सीधा अपने सीनियर ब्रदर के पास पहुंच गई। वो रोते हुए बता रही थी कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूंगी, प्लीज मुझे टॉर्चर मत कीजिए। इस बंदे का नाम जिलांग था। वो कहता है कि बस मैं ही तुम्हारी तकलीफ को कम कर सकता हूँ, जिसके बाद वो दोबारा से उसे पजेस कर लेता है। वही दूसरी तरफ यूकिन की टेढ़ी मेढ़ी लाश देखकर उसका साथी रो रहा था। वो उसकी हड्डियां और टेढ़ा मुंह ठिकाने पर लाते हुए कह रहा था कि दोस्त मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और तभी वहाँ पर एफिंग अपनी टीम के साथ पहुँच गया तो बंदा तुरंत इन पर हमला करने चला जाता है, मगर एफिंग ने उसे दूर ढकेल दिया। वो कह रहा था कि हमारे लॉर्ड जिलांग को तुम्हारा ही इंतजार था। तो एफिंग कहते तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो, इसलिए ज्यादा मुंह मत चलाना। अब वो बंदा अपनी हेवी ब्लेड से एफिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि एफिंग ने उसके सारे अटैक को डॉज कर दिया था। तब तक वांगलियो की इंजुरीज भी हील हो जाती है। तो एफिंग कहता है ठीक है तुम इससे निपट लो और हम लिन शाओ को ढूंढने जा रहे हैं। दरअसल एफिंग ने वहाँ से जाने से पहले ही उसमें अपनी पावर्स डाल दी थी। अब वांगलियो और उस बंदे में तगड़ी फाइट शुरू हो गई थी। बंदा बता रहा था कि मैंने तुम्हारे भाई वांगयू की आंखें निकाल के उसे खत्म किया। ये सुनकर वांगलियो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, मगर उस बंदे ने वांगलियो की तगड़ी धुलाई कर दी। वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी वांगलियो की शुरा बॉडी एक्टिवेट हो गई। वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिसके बाद उस मोटे बंदे के अटैक्स को आराम से डॉज करते हुए उसे पीट रहा था। बाद में उसका एक हाथ भी काट देता है, मगर वो बंदा वांगलियो से कह रहा था कि तुमने ब्लड टेक्निक का यूज किया है और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। वांगलियो शुरा ब्लड फिस्ट का यूज करके उस बंदे से भिड़ जाता है। उसने तो अब उसकी सोड भी ब्रेक कर दी थी और अब उसे एक पंच हिट करके खत्म करने वाला था, लेकिन तभी उसकी ब्लड टेक्निक डिसअपियर हो गई। ये देखकर वो बंदा जोर जोर से हंस रहा था और इसी मोमेंट पर अचानक से उसकी पावर एक्टिवेट हो गई। दरअसल ये सब एफिंग का कमाल था और इसी के चलते वांगलियो ने उस बंदे को खत्म कर दिया। अब वो भी वहीं पर गिर गया था। वो कहता है कि मैंने सबका बदला ले लिया है। इधर एफिंग फ्लेम पूल के पास आ गया था। ये लोग देखते कि लिन शाओ वहीं पर रो रही थी और इस बार वो काफी अजीब बर्ताव करने लगती है। तो एफिंग समझ गया कि ये पजेस्ड है, जिसके बाद वो थंडरबोल्ट का यूज करके इन लोगों पर हमला कर देती है। वो अटैक करते हुए इन लोगों को बता रही थी कि मुझे माफ कर देना, मगर मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, बल्कि बड़े भाई ये मुझसे करवा रहे हैं। अब एफिंग भी अपने डाव पावर्स का यूज करते हुए इसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसने लिन शाओ को एक पंच मार के जमीन पर पटक दिया था, मगर उसे कोई पेन फील नहीं हो रहा था, इसलिए एफिंग ने उसे स्पिरिट लॉकिंग फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। वो कहता है कि तुम लोग इस पर नजर रखो और मैं इसके बड़े भाई से मिल के आता हूँ। जिसके बाद वो इन लोगों को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है और अब एफिंग बर्निंग एशेस केव में पहुंच गया। वहाँ पर आते ही ऐश से बने कल्टीवेटर ने उस पे हमला किया। इसका नाम शांग चियान था। वो एफिंग को बताता है कि मैं तुम पर अटैक नहीं करना चाहता, मगर कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मुझसे थोड़ा संभाल कर रहना। अब इन दोनों में तगड़ा मुकाबला शुरू हो गया था। वो बंदा एफिंग के साथ फाइट करते वक्त उसे बताता है कि लिन शाओ मेरी ही डिसाइपल थी, मगर इन लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया। तुम्हें उसे कुछ भी करके
बचाना ही होगा। तो एफिंग उससे प्रॉमिस करता है कि वो लिन शाओ को सेफ रखेगा। जिसके बाद एफिंग ने उस पर डाओ और स्वान शैडो का यूज करके हमला किया, जिससे वो बंदा डिस्ट्रॉय हो गया था। वो जाते हुए कह रहा था लिन शाओ को बता देना कि मैं उसे बचा नहीं पाया, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और अब एफिंग जीलांग के दरबार में पहुँच गया। उसने अपने हाथ में डाओ की पावर्स छुपा के रखी थी। जीलांग कह रहा था कि तुम्हारे पास डाओ की पावर है, ड्रैगन की सोल है, और तो और तुम फॉर्मेशन क्रिएट करने में माहिर हो, इसी वजह से तुम अभी तक इनविंसिबल थे। साथ ही तुम तो सोल को भी खा सकते हो। दरअसल ये काम यूजिन का था। वो कहती देखो इसे तो मेरे बारे में भी पता है। जीलांग कह रहा था कि तुम चाहे तो मेरे साथ फाइट कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीतने के चांसेस बस 30% है। ये सुनकर एफिंग हंस रहा था। वो कहता है कि तुम सभी 9 हेवंस वालों में बस एक ही बात कॉमन है, और वो ये है कि तुम बहुत बोलते हो। और अब एफिंग ने उस पर डाओ से हमला किया, मगर वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझ पर डाओ पियर्सर से हमला जरूर करोगे। तो एफिंग कहते हैं हाँ तुमने ये अटैक तो पहचान लिया, मगर मेरे ख्याल से तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। और अब एफिंग ने चुटकी बजाकर जीलांग पर हमला कर दिया। इस अटैक में उसका कौवा तो खत्म हो गया, साथ ही जीलांग भी घायल हो गया था। एफिंग की इस अटैक से वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम एक तगड़े ओपोनेंट साबित होंगे। अब जीलांग ने मून ब्लड डाउ का यूज करके एफिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। एफिंग के पीछे मून ब्लेड लग गई थी, तो एफिंग बड़ी ही तेजी से भागने लगता है। जीलांग उसे बता रहा था कि तुम चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। ये ब्लेड जब तक तुम्हें काट नहीं देगी तब तक ये नहीं रुकेगी। मगर तभी एफिंग ने अपनी डाउ ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट करके मून ब्लेड को काट दिया, जिससे जीलांग इम्प्रेस हो गया था। मगर वो एफिंग को विजन के जरिए दिखा देता है कि उसके दोस्तों को कैप्चर कर लिया है, और लिन शाओ उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर को खींच रही थी। उसे उम्मीद थी कि एफिंग ये सब देखकर हार मान जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिन शाओ अचानक से शांत हो गई। दरअसल एफिंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए जीलांग का और लिन शाओ का कांटेक्ट तोड़ दिया। और अब ये सब देखकर जीलांग एफिंग पर डाओ ची का अटैक करना शुरू कर देता है। उसने मल्टीपल ब्लड फ्लेम डाओ डैगर को क्रिएट कर दिया, जो एफिंग पर बारिश जैसे बरसने लगते हैं। एफिंग उन्हें डिस्ट्रॉय तो कर रहा था, मगर फिर भी कुछ डैगर उसे हिट हो जाते हैं। तो एफिंग यूजिन से मदद मांगने चला गया। अब वो तो इतने आसानी से कभी एफिंग की मदद नहीं करती, इसलिए एफिंग उसका सीड ऑफ नॉलेज ही छीन लेता है। अब वो सीड वहाँ के सारे डैगर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, और फिर ये दोनों दोबारा से टकरा गए। इसी दरमियान सीड ऑफ नॉलेज जीलांग के हाथ लग गया, और फिर वो उसी की मदद से एफिंग को जकड़ लेता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारी सारी डाओ एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करूंगा, तुम्हारे सारे ट्रेजर्स मेरे होंगे। मगर एफिंग तो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। दरअसल उसने जानबूझ के सीड ऑफ नॉलेज उसके हाथ दिया। वो यूजिन को बताता है कि तुम मुझे इसे खत्म करने में मदद करो, और ये पूरा सोलनेस तुम्हारा होगा। तो अब यूजिन ने तुरंत एफिंग के अंदर अपनी पावर डाल दी। इधर जीलांग एफिंग को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर इसका एफिंग पर कोई असर नहीं होता। और अब वो जीलांग की सोड को डिस्ट्रॉय करके उसे नीचे पटक देता है। तब तक जीलांग ने स्पिरिट क्रो को समन किया, मगर एफिंग ने उसे भी काट दिया था। ये सब देखकर जीलांग काफी ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की पावर है। और अब यूचिन और एफिंग मिलके उस पर फाइनल अटैक करने जाते हैं। पहले तो यूचिन ने सीड ऑफ नॉलेज उससे छीन लिया, और तब तक जीलांग वहाँ से भाग जाता है। एफिंग कह रहा था कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, शायद तुम्हें साइलेंस ऑफ सोलनेस रीजन नहीं चाहिए। जिस पर वो कह रही थी कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई, थोड़ी देर बाद हम उसे खत्म कर देंगे। और अब वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होकर एफिंग की एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है। ये देखकर एफिंग समझ जाता है कि अब जीलांग माउंटेन की पूरी एनर्जी को ही एक्सेस करेगा। इधर लिन शाओ बिना चाहते हुए जीलांग की मदद कर रही थी, मगर तभी एफिंग वहाँ आके अपने दोस्तों को बचा लेता है। हालांकि लिन शाओ वहाँ से गायब हो गई। वही दूसरी तरफ वांग लियो ब्रिज पर से कूद जाता है, क्योंकि उसका पूरा सेक्टर बर्बाद हो गया था। अब उसे जीने के लिए कोई मकसद बाकी नहीं था, लेकिन एफिंग उसे ऊपर खींच लेता है। वो नहीं चाहता था कि वांग लियो अपनी जान दे, और अब ये लोग लिन शाओ की तलाश में निकल पड़े। सो गाइस आगे से ये सीरीज रेगुलर अपलोड होगी। सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है, और सीजन 2 को हमने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दिया। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट कर लीजिए। बाकी के सारे एपिसोड्स भी उसी चैनल पर आ जाएंगे, इसीलिए उसे सब्सक्राइब लाजमी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।